हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडल पेपर आपका जो एग्ज़ाम 2023 में आपका हुआ था, उसका एक मॉडल पेपर है। पूरा सीडीपी का एक पूरा सेट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर 2 है, ठीक। ये आपका पेपर 2 है। तो हम लोग पूरा सीडीपी का इसमें 30 क्वेश्चन है, पूरा एक सेट है, ई सेट है, आप लोग देख सकते हैं। तो वो हम लोग आज अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं, तो लास्ट तक वॉच करिएगा। ये पेपर 2 सीडीपी का पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीडीपी जो है आपकी वो सेम है, चाहे वो पेपर 2 हो देन चाहे आपका पेपर 1 हो, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। जो कि मॉडल पेपर है आपका, ये आपका 20 अगस्त 2023 को एग्जाम हुआ था, ये वही है। मैं आप लोगों के साथ पूरा एक डिस्कस करने वाली हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है। हम लोग अच्छे से एनालिसिस करेंगे, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेट ई है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ाता है? इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बच्चे के समालोचनात्मक, मतलब बच्चे की थिंकिंग, बच्चा उस पर तर्क कर सके, उसको सोच सक मतलब समझ सके कि इसका निगेटिव क्या पक्ष होगा, इसका पॉजिटिव पक्ष क्या होगा, वो अपनी थिंकिंग, अपने दिमाग का प्रयोग कर सके, ठीक है। और रचनात्मक चिंतन मतलब वो क्रिएटिविटी, कुछ कर सके, कुछ करके सीख सके, ठीक। तो ये जो चिंतन है, इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको बढ़ावा देता है, ये आपको बताना है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका 1 ही ऑप्शन सही होगा। पानी के बजाय, पहला ऑप्शन, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? तो यही आपका ऑप्शन मच बेटर है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा सोचेगा, समझेगा कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन हो सकता है। आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, तो अगर आप 30 बच्चों से पूछोगे कि पानी के बचाव का सबसे अच्छा तरीका कौन है, तो हर बच्चा अपना अलग-अलग बताएगा, क्योंकि हर बच्चे की थिंकिंग अलग है, हर बच्चा अलग प्रकार से सोचता है, तो हर बच्चा अलग-अलग तरीके से बताएगा। फिर आप पूछोगे क्यों? तब भी हर बच्चे की मतलब राय, अपना बात बताने का तरीका, उपाय सबका अलग-अलग होगा, कुछ भी एक सेम नहीं होगा। तो इसका ए ही ऑप्शन सही होगा। जब आप ऐसा क्वेश्चन करोगे तो बच्चा इस पे सोचेगा, समझेगा, तर्क करेगा, उसका चिंतन बढ़ेगा कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हम पानी को बचाव कर सकें और ऐसा क्यों, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। आपके शहरों में पानी कहाँ से आता है? तो अगर बच्चे को पता है कि पानी कहाँ से आता है तो वो बता देगा। अगर नहीं पता तो कहेगा नहीं पता मेरे को। इसमें किसी मतलब बच्चे की कोई थिंकिंग नहीं लगी, ना उसने अपने दिमाग पे कोई जोर डाला। तीसरा ऑप्शन है, आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं? बच्चे को अगर पता है तो वो बता देगा, नहीं पता है तो नहीं बताएगा, नहीं बता पाएगा। उसमें उसका कोई ये नहीं कि उसने अपने दिमाग पे चिंतन किया, जोर किया या फिर मनन किया या फिर कल्पना की या कुछ भी ऐसा तर्क किया तो उसको याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर उसको पता है तो वो बता पाएगा, क्योंकि इसका निर्धारित एक ही आंसर है, ठीक। अगला देखते हैं। आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? अगर ये भी बच्चे को पता है तो बता देगा। इसमें जो आपके 2, 3, 4 ऑप्शन है, इसमें बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग का प्रयोग नहीं हो रहा है, उसमें उसका समालोचनात्मक चिंतन का प्रयोग नहीं हो रहा है। लेकिन जो आपका ऑप्शन 1 है, इसमें बच्चे के समालोचनात्मक चिंतन का प्रयोग भी हो रहा है और वो रचनात्मक क्रिएटिव, मतलब ऐसा कौन सा प्रयोग करके भी देखेगा कि पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। तो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन था, उसका फर्स्ट ही ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। आपको ये रहेगा, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमको कहाँ कहाँ कौन से टॉपिक को अच्छे से कवर करने की ज़रूरत है। हम लोग सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाके देख सकते हैं। प्रीवियस के क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते ही हैं, और लेकिन साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग पहले ही पेपर देखिए, 2023 का ही ये मॉडल पेपर, तो इससे ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन आखिर पूछे कैसे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग अब। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? जो आपका समालोचनात्मक चिंतन है, उसमें प्रमाण की क्या भूमिका होती है, ये आपको बताना है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला देखते हैं। प्रमाण व तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, या फिर 2, प्रमाण को बिना विश्लेषण, बिना जहाँ पे आया आपका निगेटिव सेंस में चला जाता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में नहीं तो लिखा नहीं है,
अगर यहीं पे नहीं लिखा होता तो हम लोग निगेटिव सेंस में क्वेश्चन ढूंढते हैं ऑप्शन, लेकिन नहीं है तो हमको पॉजिटिव ही ढूंढना है, लेकिन बिना आपका निगेटिव सेंस में जा रहा है तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है, ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि अप्रासंगिक तो नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की अपेक्षा, जहाँ पे अपेक्षा आ गया ये भी आपका निगेटिव सेंस में जा रहा है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका क्वेश्चन ए ही ऑप्शन सही होगा। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तार्किक बच्चा तर्क करेगा, ठीक है, जब बच्चा तर्क करेगा तो उसकी समझ बेहतर होगी, वो अच्छे से समझ पाएगा, और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन भी, मतलब अच्छे तरीके से नियमबद्ध तरीके से मूल्यांकन भी कर पाएगा। तो आपका ए ऑप्शन मच बेटर है, ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? जो आपकी समावेशी शिक्षा है, अब इंक्लूसिव एजुकेशन, इस पे आज की डेट में बहुत जोर दिया गया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, इसका मतलब ये होता है कि बच्चा समूह में सीखे, हर बच्चे को, हर प्रकार के बच्चे को एक साथ पढ़ाया जाए, हर बच्चे की उसकी नीड के अनुसार, मतलब बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से पढ़ाया जाए। जैसे कि एक बच्चा है जिसको चलने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ग्राउंड फ्लोर पे उसका क्लास लगवा देंगे, या फिर जिस बच्चे को देखने में समस्या आ रही है तो उसको हम आगे बैठा लेंगे। तो जिस बच्चे की जैसी नीड है उस हिसाब से हमको उसको वैसे डील करना है, उसको वैसे आगे बढ़ाना है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब यही है कि हर बच्चे को, हर प्रकार के बच्चे को, ठीक है, हर प्रकार के बच्चे को एक मतलब हर प्रकार के बच्चे की उसकी नीड के अनुसार हमें शिक्षा देनी है, इसका ये मतलब हुआ। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपका 4 ही ऑप्शन सही होगा। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। अभी मैंने आपको बताया कि हर बच्चे की नीड के अनुसार, मतलब हर बच्चे की नीड अलग अलग हो सकती है क्योंकि हर बच्चा समान नहीं होता है। किसी को देखने में प्रॉब्लम हो सकती है तो किसी को सुनने में समस्या आ सकती है, किसी को समझने में थोड़ी समस्या हो सकती है, कोई बच्चा लिखने में थोड़ा सा लेट लिख पा रहा है, तो ये अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो हर बच्चे की नीड के अनुसार हमें उसको पढ़ाना है, उसको आगे बढ़ाना भी है और उसकी हेल्प भी करनी है एज अ टीचर। ठीक है, तो इसका ए मतलब 4 ऑप्शन ही सही है, 4 ऑप्शन ही सही होगा क्वेश्चन नंबर आपके 3 का। क्योंकि व्यक्तिगत मतलब अंतरों की पहचान करेंगे कि हर बच्चे की क्या समस्या है। भाई उसको अगर समझ नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है, अगर बच्चे को लिखने में समस्या आ रही है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, अगर बच्चे को देखने में समस्या आ रही है तो उसको आगे बैठा दिया जाएगा, अगर बच्चे को सुनने में भी समस्या आ रही है तब भी हम उसको आगे बैठा देंगे। तो हर बच्चे की नीड के अनुसार हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और फिर पाठ्यचर्या में भी लचीलापन, जैसे कि बच्चे को लिखने में थोड़ी सी समस्या हो रही है तो हम उसको लिखने में जब समस्या है तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे और वो अच्छे से लिख पाएगा। तो मतलब ये नहीं है कि हर बच्चे को मतलब अगर टाइम 1 घंटे का पीरियड में, मतलब अगर 1 घंटे का टाइम दिया गया है तो 1 घंटे के टाइम में हर बच्चे को कंप्लीट करना है, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि किसी बच्चे को कोई समस्या है, अगर डिसलेक्सिया है या डिसग्राफिया ही है, उसको प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से उसको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाएगा। तो ये समावेशी शिक्षा का मतलब यही था कि हर बच्चे की नीड के अनुसार उसे हमको शिक्षा देनी है और उसको आगे बढ़ाना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये हम लोग अभी टॉपिक पे नहीं पहुंचे हैं, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन पे अभी नहीं पहुंचे हैं हम लोग, जो सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं। जब वहाँ ये टॉपिक आएगा तो हम वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इसका मेन पॉइंट जो है, मतलब पूरे टॉपिक का निचोड़ जो है, तो यही है, एक लाइन में आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कथन दिया हुआ है, मतलब अभिकथन है, उसका कारण भी है, उसका रीजन है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। जो आपके जीन पियाजे थे और वाइगोस्की थे, ठीक है, इनके दृष्टिकोण पे भिन्नता है। अगला देखते हैं, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका 4 है, आपका 4 का ऑप्शन 2 सही होगा। मतलब ये हैं तो दोनों सही, क्यों? क्योंकि संज्ञानात्मक जो विकास है उसमें पियाजे का जो दृष्टिकोण है वो आपका लेव वाइगोस्की का दृष्टिकोण है, दोनों मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि पियाजे जो है आपके, जो पियाजे मनोवैज्ञानिक है, इनका मानना ये था कि बच्चे के पहले दिमाग में, थिंकिंग में, मतलब उसके दिमाग में पहले आता है वर्ड,
उसके जो संज्ञान है, मतलब पहले दिमाग में शब्द आते हैं, भाषा आती है, फिर वो बोलता है। लेकिन वहीं पे लेव वाइगोस्की कहते थे कि जो पहले भाषा का विकास होता है, फिर दिमाग का विकास होता है, मतलब फिर संज्ञानात्मक विकास होता है। पर वहीं पे पियाजे कहते हैं कि पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट, पहले संज्ञान का विकास हुआ है, फिर भाषा का विकास हुआ है। तो दोनों का दृष्टिकोण अलग है। लेकिन आपका जो मतलब कारण दिया हुआ है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है, सही है, क्योंकि जब बच्चे मतलब अगर खोज हो रही है, मतलब क्रिएटिविटी हो रही है, तो उसमें शिक्षक बच्चे को योगदान देगा, मतलब अवसर प्रदान करेगा कि आप मतलब करिए, बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा कि जैसे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को वर्क देगा कि ये तुम कर लो, ये आप करोगे, ये आप करोगे, हर बच्चे को दे देगा। तो शिक्षक अवसर दे रहा है। और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त, जब बच्चा खुद करेगा तो खुद करके सीखेगा, तो उसको ज़्यादा समझ आएगा। तो आपके दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास की बात कही गई है, यहाँ पे खोज अधिगम की विकास हुई है। तो मतलब ऑप्शन दोनों सही बताए गए, लेकिन जो है आपका AR की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में उन विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो जो आपका ऑप्शन है 5, इसमें देखते हैं। पहला ऑप्शन है समझ की अग्रवर्ती गहनता, या फिर होगा आपका सीखने की तेज गति, या फिर होगा आपका समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, या फिर होगा आपका शारीरिक विकास से तेज गति। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ए ऑप्शन सही होगा, मतलब ए सही है आपका। समझ की अग्रवर्ती गहनता भी होगा, और आपका होगा सीखने की तेज गति, ये भी होगा। तो इसमें आपका ए और बी सही है, तो आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब जिस बच्चे को सुनने में समस्या है, तो ऐसे बच्चे की इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पहला है ऑप्शन, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करता है। जिस बच्चे को सुनने में समस्या आ रही, तो उसको बोलने में भी समस्या हो सकती है। आगे देखते हैं। सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। बच्चे के पास तेज आवाजों करके बच्चे की सुनने की अक्षमता श्रवण बाधिता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जाता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें उसका उपाय नहीं देना है कि हमें बच्चों को मतलब ऐसा ऐसा वर्क करें या फिर इस तरीके से करें जो श्रवण बाधिता बच्चे को मतलब उसकी हेल्प हो सके। इसमें ये तो नहीं कहा गया, लेकिन उसके बारे में क्या मतलब है कि कौन सा उसका लक्षण हो सकता है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका ए ऑप्शन सही होगा कि श्रवण बाधिता वाले बच्चे के ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करता है। आप लोगों के बाद मतलब आप लोगों को मैं एक और डाउट क्लियर कर रही हूँ कि जो भी मतलब क्वेश्चन के आपके ऑप्शन बताए जा रहे हैं, वो आपकी ऑफिशियल आंसर की से मैच है। आप लोग बेफिक्र रहिएगा, आप लोग ये मत समझिएगा कि हम कुछ भी ऐसे ही ऑप्शन आपको बता रहे हैं। आप लोग मैच भी कर सकते हैं ऑफिशियल आंसर की से, क्योंकि ये मॉडल पेपर है और मैंने ऑफिशियल आंसर की से मैच करके ही मैं आपको बता रही हूँ। तो इसका 6 क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। समावेशी के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है, जबकि डैश में वे भिन्न हैं। तो जो समावेशी शिक्षा मतलब समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या की अपेक्षाएं, जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, इसका 4 सही होगा ऑप्शन, समायोजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समायोजन हो जाएगा आपका, और वहां पे संशोधन हो जाएगा, आपका संशोधन हो जाएगा। तो इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? ध्यान से देखिएगा, जहां पे नहीं लिखा हुआ हो वहां पे अच्छे से क्वेश्चन करना, क्योंकि हम लोग का मानना ये रहता है कि जैसे हम लोग को बताया भी जाता है कि CDP में पॉजिटिव आंसर देखिए,
जो पॉजिटिव हो, जो बच्चे के हित में हो, ठीक है, जो बच्चे को आगे बढ़ा रहा हो, जो प्रोसेस कर रहा हो उसका, वही ऑप्शन मच बेटर होता है। तो एग्जामिनर भी बहुत ज़्यादा होशियार है, वो चुपके से नहीं लिख देते हैं, उसमें हम लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं, हम लोग पढ़ते ही पढ़ते समझ जाते हैं कि इसमें मतलब लास्ट तक पहुंचते ही नहीं, आगे बीच का देख लेते हैं और बस ऑप्शन पे चले जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न को अच्छे से देखना है, और जहाँ पे नहीं लिखा हो वो तो बहुत ही ध्यान से करना है। अगर नहीं लिखा है तो निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव आंसर इसका होगा, निगेटिव का भाई निगेटिव, तो उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो नहीं लिखा हुआ है तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका देख लेते हैं। ज्ञान व्यक्तिपरक है, या फिर होगा शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, ये पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन मतलब थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से, मैंने आपको वो उस पे बताया था, जो मैंने डिस्कस किया हुआ था कि जो आपका मोटिवेशन है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका मोटिवेशन है, टॉपिक एक आपके में है मोटिवेशन, उस पर मैंने बताया था कि बच्चे को आंतरिक जो अभिप्रेरणा है वो ज़्यादा अच्छी है बच्चे के लिए, ना कि बाह्य अभिप्रेरणा। तो बच्चे को आंतरिक अभिप्रेरणा देनी है, बाह्य अभिप्रेरणा नहीं अच्छी है, तो इसमें बच्चे की बाह्य अभिप्रेरणा को महत्व दिया गया है। ये कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। हाँ, कुछ हद तक अच्छी है, क्योंकि थोड़ा सा बीच में बच्चा अगर लो महसूस कर रहा है, बोरियत फील कर रहा है, तो हम उसको थोड़ा सा पुश करने के लिए बाह्य प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत हद तक सही नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 ही सही होगा, क्योंकि बाह्य रूप से अभिप्रेरित बच्चे को आप थोड़ी देर के लिए कर सकते हो, उसको थोड़ी देर के लिए कोई मोटिवेशन वीडियो दिखा दी, या उसको अच्छी अच्छी बातें बता दी कि ये ऐसे है, ये हुआ, उनको फलाने का बेटा ये कर गया, तुम ये कर लो, तो वो थोड़ी देर के लिए बच्चा मोटिवेट हो पाएगा, उसके बाद नहीं होगा। या फिर आप कह दोगे आप अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई कर लो तो मैं आपको बाइक दिला दूंगा, या ये है, तो वो थोड़ी देर के लिए होगा, पर ये लॉन्ग टाइम नहीं चलता है। तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव सेंस में जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? इसमें ऐसा कौन सा है जो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 9 पहला देखते हैं। शिक्षक को प्रभावी रूप से प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, या फिर होगा व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, या फिर होगा डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, या फिर होगा पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका 2 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? तो इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 में है, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। मतलब बच्चे को गिटार बजाना पसंद आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसको आंतरिक उसकी अभिप्रेरणा है, उसको पसंद है बजाना, इसलिए वो बजा रहा है। उसके लिए अगर उसको पैसे मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहे हैं तब भी अच्छी बात है, वो कंटिन्यू करेगा क्योंकि उसको पसंद है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का रीजन जो होता है वो अंदर होता है, ना कि बाहर। तो इसका 2 ऑप्शन ही सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है अभिकथन और कारण। तो पहले हम लोग अभिकथन देखते हैं। शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िबद्धता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जो शिक्षक और विद्यार्थियों में विशेष जाति मतलब कुछ ऐसी जाति के बच्चे होते हैं, उनमें रूढ़िबद्धता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कारण क्या है? शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करता है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका 4 ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, क्योंकि रूढ़िबद्धता को भी तोड़ने के लिए शिक्षक और छात्र दोनों को हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, और वहीं पे शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भी होना चाहिए कि बच्चे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करे, उसको प्रोत्साहित करे। तो ये आपके दोनों ऑप्शन सही हैं, और ये जो आर है आपकी ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। महारत, निपुणता
लक्ष्य और प्रदर्शन, लक्ष्य में क्या अंतर है? जो महारत है आपका लक्ष्य और प्रदर्शन में अंतर क्या है? तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है इसका 2 ऑप्शन सही होगा। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने के सुधार करने पर केंद्रित हो, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो महारत है आपका ये लक्ष्य और कौशल प्राप्त करने की समझ पर सुधार करने पर केंद्रित है, जबकि जो आपका प्रदर्शन है इसको उच्च ग्रेड मतलब प्रदर्शन, ये प्रदर्शन का मतलब ही होता है कि बाहर बच्चे को अगर अच्छे अंक प्राप्त हुए या फिर उसको पुरस्कार दिया गया तो ये प्रदर्शन के अंतर्गत चला जाएगा। इसमें यही अंतर है। आपका क्वेश्चन ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, भाई बहन के रिश्तों मतलब जो भाई बहन का रिश्ता है वो क्या है? तो आपका पहला ऑप्शन है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों में भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो आपका भाई बहन होता है, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है इसका ए ही ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि माता पिता और साथियों के साथ संबंधों में भिन्न होते हैं जो आपके भाई बहन का रिश्ता होता है, और इन्हीं में सामाजिकरण मतलब बाल्यावस्था, बच्चे जब दोनों भाई बहन हैं, जैसे कि भाई और बहन है, तो ये जब छोटे हैं तो इनमें आपस में बातचीत करेंगे, बाल्यावस्था में खेलते हैं। अब भाई के कुछ फ्रेंड होंगे और बहन के भी कुछ फ्रेंड होंगे, तो जब ये आपस में बातचीत करेंगे या एक साथ खेलेंगे तो इनके सामाजिकरण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे, क्योंकि ये इनकी फ्रेंड से भी बहन जो है उसकी भी कुछ फ्रेंडें होंगी, वो उनसे कुछ सीखेंगे, जो भाई के कुछ दोस्त होंगे वो उनसे कुछ सीखेंगे। तो ये जब आपस में सीखेंगे या फिर इंटरेक्ट होके खेलेंगे तो इनकी बाल्यावस्था में जो सामाजिकरण है वो भूमिका निभाएगी। तो आपका ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं जो आपके होते हैं, और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। जो विकासात्मक दरें हैं उन दरों में काफी भिन्नताएं मौजूद होती है, क्योंकि हर बच्चे के विकास की अलग अलग क्षमताएं होती हैं। विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर बच्चे के जो विकासात्मक अलग अलग होती हैं, क्योंकि दर सबकी भिन्न है। एक 9 साल का बच्चा है, एक दूसरा 9 साल का बच्चा है। अगर 9 साल के बच्चे को जिसका ए नाम है उसका बी से है डोनेट किया गया है, तो जो एक है बच्चा उसकी अगर पालन पोषण अच्छा है, उसको इन्वायरमेंट अच्छा दिया जा रहा है, तो शायद वो जल्दी चलना शुरू कर दे। लेकिन अगर वही दूसरा बच्चा जो है उसका अगर इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं है, उसको अच्छा पालन पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो उसको चलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उसको बोलने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। तो बच्चे के विकास की जो दर है वो भिन्न होती है, लेकिन जो पैटर्न है वो सेम है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 30 है इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि विकासात्मक अंतर जो होता है आपका वो आपका आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं आपके, उसी के कारण हर बच्चे में अंतर पाया जाता है। हर बच्चे की हाइट में अंतर है, शेप साइज में अंतर है, थोड़ा सा समझने में भी अंतर हो सकता है, होता ही है। तो ठीक है, और अनुभव के आधार पर भी अंतर पाया जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं, कुछ बच्चों का अनुभव अलग होता है। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि वो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग ही रखते हैं, चाहे वो कितना ही पॉजिटिव टॉपिक क्यों ना हो। तो हर बच्चे का अनुभव अलग होता है, और ये आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं। ये दोनों जो आपका आनुवांशिक है, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ये इंटर रिलेटेड है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 था आपका, इसका 4 ऑप्शन सही होगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, निम्नलिखित कथनों में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? देखते हैं। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं और बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बच्चा शुरुआती दौर में है, अगर बच्चा छोटा है, ठीक है, और उसको अगर इन्वायरमेंट से थोड़ा सा दूर रखा जाए तो उसको बाद में जो भाषा है उसको चुनने में कठिनाई होगी।
क्यों? क्योंकि बच्चा जब छोटा है, अगर उसको उस माहौल में नहीं रखा गया, वो कभी सुना ही नहीं कि मम्मी को, इनको मम्मी बोलना है या पापा बोलना है, या फिर ये पानी है इसको पानी कहना है, या इसको खाना कहना है, इसका ये नाम है, ये वो नाम है। तो बच्चे को अगर पता ही नहीं है तो बाद में वो कैसे सीखेगा? उसको कठिनाई होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि छोटा जब बच्चा होता है, बच्चे का जन्म होने के बाद ही वो उसका समाजीकरण शुरू हो जाता है, वो समाज में रहना शुरू कर देता है और वहीं से उसका भाषा का विकास शुरू हो जाता है। तो ये सही है आपका। अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा ये देखना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है विकास, मतलब भाषा का विकास पूरी तरह से आनुवांशिक पर निर्भर है। मैंने आपको हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चे का 100% विकास होता है तो उसमें 50% आपका हेरिडिटी है और 50% आपका इन्वायरमेंट है। ये नहीं है कि हेरिडिटी बच्चे की बहुत अच्छी है तो उसका पूर्ण विकास हो जाएगा, या फिर बच्चे को इन्वायरमेंट बहुत अच्छा दे दिया जाए तो उसका पूर्ण विकास हो जाएगा, ये संभव नहीं है। अगर बच्चे की हेरिडिटी बहुत अच्छी है, ठीक, अगर उसको इन्वायरमेंट ही खराब मिल जाए, उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाए जहाँ पे रोज चोरी होती, रोज झगड़े लड़ाई मारपीट होते हैं, दंगे होते हैं, तो वो उसको वो नॉर्मल लगने लगेगा और वो उसी माहौल में ढल जाएगा। लेकिन अगर बच्चे को इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और उसकी हेरिडिटी थोड़ा सा कम अच्छी है तो वो थोड़ा सा डेवलपमेंट अच्छा कर पाएगा। तो इसलिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। तो इसमें कहा गया है कि केवल आनुवांशिक मतलब केवल हेरिडिटी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। भाषा और अनुभूत जटिल रूप से परस्पर संबंधित होते हैं, ये भी आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि भाषा और अनुभूत, ये यहाँ पे बच्चे के विकास की बात की गई है। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होते हैं। या फिर होगा आपका 4, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। बिल्कुल सही, आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो आपको मैंने बताया है कि 2 से 6 वर्ष की उम्र में, जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है, ठीक है, उसको उसका जो भाषा विकास है वो बहुत एक्टिव रहता है। जो उसका एलईडी है, उसका एलईडी बहुत एक्टिव रहता है। आपने देखा होगा कि आप लोग आपस में बात कर रहे हो तो बच्चा बातों को आपको नोट कर लेता है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैंने ये वर्ड बोल दिया और बच्चा बोल देगा। तो बच्चे में कॉपी करना और बच्चे में भाषा का विकास बहुत एक्टिव रहता है। अगर वो 2 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चा है, उसको आप जो भी लैंग्वेज सिखाना चाहो आप वो बहुत जल्दी कवर कर लेगा और बहुत जल्दी सीख लेगा। तो ये भाषा का विकास जो होता है बहुत संवेदनशील काल माना गया है। ये आप लोग ध्यान रखना, 2 से 6 वर्ष की उम्र में। इसमें बच्चे को भाषा सीखने की जो क्षमता है वो बहुत एक्टिव रहती है, वो हर भाषा को सीखने की क्षमता रखता है। बाद में भी सीख सकता है, लेकिन जितना तेजी से वो मतलब अर्ली चाइल्डहुड में सीखेगा उतना अदर स्टेज मतलब अदर स्टेजेस में नहीं सीख पाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना। तो इसका जो है आपका, इसका 4 ही ऑप्शन सही होगा। ये एक संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने का। आगे चलते हैं हम लोग। वह विद्यार्थी जो पठन वैफल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ाना सिखाया जा सिखाया जा सकता है, पढ़ना सिखाया जा सकता है। पठन वैफल्य क्या होता है आपका? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो पढ़ने संबंधी विकार होता है, मतलब बच्चे को पढ़ने में समस्या आ रही है, वो बी को डी पढ़ देगा, 9 को 6 पढ़ देगा, ऐसे उसको पढ़ने में थोड़ी सी समस्या आ जाती है। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको डिसलेक्सिया को बता रहा है? तो पहला है, उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करें। या फिर होगा उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करें। बच्चे को जब पढ़ने में ही समस्या आ रही तो उच्च स्तर के आपके पठन ग्रंथ कैसे उसको प्रोवाइड कर दोगे? अगला देखते हैं। सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड बिल्कुल बच्चे के लिए नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नहीं है। तो जो आपका 15 है, इसका 4 ऑप्शन सही होगा। प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, मतलब बच्चे को प्रशिक्षण दिया जाए। बच्चे को अगर पढ़ने में समस्या आ रही तो उस हिसाब से बच्चे को कहाँ पे समस्या आ रही, कैसे समस्या आ रही है, तो उस लेवल से बच्चे को हमको आगे बढ़ाना है। उसकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, जहाँ पे उसको समस्या आ रही है उस हिसाब से हमको उसकी आवश्यकताएं पूरी करते हुए उसको आगे बढ़ाना है। तो इसका 4 ही ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बोध आधारित शिक्षा मतलब बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत या विश्वास है कि। तो जो आपका 16 है, इसका 3rd ऑप्शन सही होगा। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं।
तो जो आपका बोधगम्य आधारित शिक्षण है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण, मतलब अच्छा इन्वायरमेंट जब बच्चे को मिलेगा, बच्चे के हित का मतलब बच्चे के अच्छा इन्वायरमेंट जब बच्चे को प्राप्त होगा तो शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण अच्छे से कर पाएगा, मतलब वो डेवलपमेंट उसका बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। एक बच्चा है जिसका नाम अमन है, उसको समस्या समाधान मतलब कौशल विकसित करने में एक शिक्षक उसको समस्या समाधान मतलब हर उसके अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे वो हल करेगा, ये कौशल विकसित करने के लिए एज अ टीचर क्या करेंगे, ये आपको बताना है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग अपना जितना भी आपका स्कोर बन रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, ठीक है। आप लोग पहले इसको अच्छे से एनालिसिस कर लेना, फिर इसको देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और कितने ऑप्शन आपके मतलब कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो जो आपका 17 है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि अगर उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्यों आ रही है, कैसा है, और उससे उसको कैसे निकाला जा सकता है, उसको उस पे कल्पना करना, रीजन तर्क, उसको उस पे मंथन करने के लिए आप प्रोत्साहित करोगे कि मंथन करो, इसको समझो कि आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है। तो ये आपका ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन अगले और भी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, ये सही नहीं है, क्योंकि अगर आप आज कह दोगे कि समस्या को सुलझाना छोड़ दे तो उसकी लाइफ तो बहुत बड़ी है, एक से एक प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आने वाली है, तो वो ऐसी हर प्रॉब्लम को छोड़ना कब तक भागता रहेगा, है ना। तो आपका 2 ऑप्शन नहीं सही होगा। आगे देखते हैं, उसे प्रयोग करें और जोखिम लेने के लिए हतोत्साहित करें, मतलब ये भी आपका नहीं सही कि उसको जोखिम लेने के लिए आप हतोत्साहित कर दोगे। उसे उत्तर प्रदान कर दें, उसको अगर लाइफ में कोई समस्या आ रही है तो सिर्फ मतलब लाइफ से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप उसे उत्तर प्रदान कर दो कि ये इसका ये हल हो जाएगा, बात खत्म। तो कब तक आप उसको कर दोगे, पूरी लाइफ टाइम तो उसके साथ नहीं रह सकते आप। तो इसका इसीलिए ए ऑप्शन ज्यादा मच बेटर है, ए ही ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। जो माध्यमिक कक्षा है उसमें अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण मतलब कक्षा का वातावरण पर केंद्रित है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें 2 ऑप्शन सही होगा। सहकारी अधिगम मतलब सहकारी अधिगम कि बच्चा एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे को सहयोग करके वो सीख रहा है, तो इसका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला ये रहा क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की का मानना था कि विकास डैश डैश, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, इसमें आपका सही हो जाएगा 19 का आपका, इसमें सही होगा आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखने सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, आपका इसमें 4 ऑप्शन सही होगा। जो आपके लेव वाइगोस्की थे इनका मानना ये था कि बच्चा मतलब समाज के संपर्क में आके वो अच्छे से सीख पाएगा। अगर बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट दे दिया जाए तो बहुत जल्दी सीखेगा, क्योंकि भाषा समाज में रहकर अच्छे से सीख सकता है। तो इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 भिन्न अवस्थाएं हैं। जो पियाजे थे इन्होंने बच्चों को 4 स्टेजों में बांटा था, ठीक है। संवेदनशील, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। इन्होंने बच्चों के जो उनका विकास था उनको 4 स्टेजों में बांट दिया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो आपका 20 है इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा। बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि इन्होंने बच्चे को 4 स्टेजों में बांटा, ठीक, बच्चे को 4 स्टेजों में बांटा और हर बच्चे का विकास का स्तर अलग अलग था, इसलिए आपका 4 ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। जो आपके पियाजे मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि विकास के सिद्धांत मतलब संज्ञानात्मक विकास मतलब बच्चे के मस्तिष्क में जो दिमाग का विकास होता है वो सिद्धांत कौन सा, इसमें मतलब सिद्धांत की कौन सी सीमा है। तो जो आपका 21 है
ठीक है, जो आपका 21 है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लेते हैं। वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है, या फिर होगा वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है, या फिर होगा वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पूछा गया है, लेकिन तो आपका 4 ऑप्शन ही सही होगा, वह संज्ञानात्मक विकास पर सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों को ध्यान में नहीं रखता है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा, संज्ञानात्मक विकास और सांस्कृतिक। मतलब पियाजे का ये मानना था कि बच्चे का जो विकास होता है वो इन्होंने संस्कृति और समाज को अच्छा नहीं माना था। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन 4 इसका सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इसमें कथन और रीजन दिया हुआ है, देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष लता, जो कि कक्षा 8th की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर या मतलब करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला को गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। जो एक शिक्षिका है, ऐसे मतलब 2 व्यक्ति को मतलब आमंत्रित करती है जो एक कैरियर पर चर्चा मतलब करना चाहती हैं कि मतलब क्षेत्र का कैसा करियर हो। उस पे उन्होंने गणित के प्रोफेसर, जो महिला थी, गणित की वो प्रोफेसर थी, वो एक ऐसे पुरुष थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जो ये नर्स थे, तो उनको आमंत्रित करती हैं। इसका कारण देख लेते हैं। लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से इसे अधिग्रहित नहीं है। तो ये आपका जो 22 है इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा कि ए सही है, परंतु आर गलत है। क्यों? क्योंकि जेंडर अंतर जन्मजात जो है समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। ये लड़का मतलब ये लड़की घर का काम करेगी या फिर लड़का बाहर का काम करेगा, लड़का मार्केट जा सकता है, लड़कियां मार्केट नहीं जा सकती, तो लड़के डॉक्टर बन सकते हैं, लड़कियां डॉक्टर नहीं बन सकती। ये सब समाज ने ही निर्धारित किया। ये कोई वो नहीं है कि मतलब ये जो समाज के तौर तरीके कैसे हैं, समाज कैसा है, कैसी संस्कृति है, ये सब समाज के लोगों ने ही निर्धारित किया हुआ है। तो ये आपका जो है कारण ये गलत है, पर जो आपका मतलब कथन था वो सही है। तो ए ऑप्शन सही है, परंतु आर गलत है। आगे चलते हैं 23 पे। ये रहा, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, इसमें ऐसा कौन? 23 का आपका जो है देख लेते हैं। पहला है, अधिक प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। जो प्रगतिशील शिक्षा है उसमें बच्चा और शिक्षक दोनों एक्टिव रहेंगे, ये आप लोग ध्यान रखना। उसमें दोनों एक्टिव रहेंगे और दोनों पार्टिसिपेट करते रहेंगे, तो इसको ये ध्यान में रखते हुए सॉल्व करिएगा। तो इसमें पहला ये ऑप्शन है, अधिक प्रश्न पूछे नहीं जाते, मतलब उसमें प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, बच्चे शिक्षक से प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगला देखते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, मतलब शिक्षक और बच्चे दोनों एक दूसरे इंटरेक्ट हो रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगला देखते हैं, स्वयं से प्रश्न, मतलब बच्चे खुद से करके सीख रहे हैं, ये भी सही है। तो जो आपका ऑप्शन थर्ड है बी सी डी, ये आपका सही हो जाएगा। ए आपका गलत है, ये आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं 24 पे। ये रहा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और उन्हें डैश सिखा जाता है। जो आपका 24 है ये जेंडर रूढ़िवादिता पे आधारित है, तो आपका 24 का ऑप्शन ए सही होगा। जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी हैं। तो ये जो जेंडर भूमिकाएं होती हैं बाल्यावस्था से शुरू होके आपकी अवस्थाओं से लेकर मतलब वयस्कता तक भी होती हैं, तो इसमें ए ऑप्शन ही आपका सही होगा 24 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। बस 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? जो बुद्धि के संदर्भ में है, निम्नलिखित में से दृष्टिकोण विद्यार्थी के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विकास का समर्थन करता है। 25 का आपका 4 ऑप्शन सही होगा। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। तो ये आपके में हावर्ड गार्डनर जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई। वैसे आप कई मनोवैज्ञानिक कई प्रकार की बुद्धियां बताते हैं, कोई 9 बताता है तो कोई 12 बताता है, वो अलग अलग है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 8 प्रकार की बुद्धि दी गई है और आपको सिर्फ और सिर्फ 8 प्रकार की ही बुद्धि पढ़नी भी है। तो बहुआयामी बुद्धि है, बिल्कुल सही है, तो आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 26 पे। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो 26 का आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर, इन्होंने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। इसमें आपका हार्वर्ड गार्डनर सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं 27 पे। मतलब लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत का आलोचना केलर ग्लीगर ने किया था। इनकी शिष्य थी, उन्होंने ही इनके सिद्धांत की आलोचना की थी। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। इन्होंने आलोचना इसलिए की थी कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, इन्होंने अपनी थ्योरी में नारीवाद को इंक्लूड नहीं किया था। इन्होंने एक पक्ष की बात की थी, इन्होंने सिर्फ पुरुष को महत्व दिया था, नारीवाद को नहीं दिया था। तो जो इनकी शिष्य थी कैलन गिलिगल, इन्होंने इसका आलोचना की थी। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की अपेक्षा करने के लिए की गई थी, कि इन्होंने कहा था कि जो आपकी थ्योरी है इसमें आपने नारीवाद को महत्व नहीं दिया है, इसीलिए आपका ए ऑप्शन इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। तो आपका इसका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। इसमें भी कथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ, रीजन दिया हुआ, हम लोग देख लेते हैं। शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों को गैर उदाहरण की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। जो शिक्षक है वो उदाहरण दें और गैर उदाहरण की संकल्पना को पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कारण देखते हैं हम लोग। उदाहरण के बारे में सोचने की संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थी को भ्रमित करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो आपका 29 है कि बच्चे को जैसे उदाहरण दिया मैंने, ठीक है, बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, अगर उसको उदाहरण दिया तो गैर उदाहरण का मतलब ये होता है कि जैसे आसमान में चिड़िया उड़ रही है तो आपने कहा ये चिड़िया उड़ रही है, वहीं पे एरोप्लेन आ गया उड़ रहा है, तो आप लोग ये कहोगे कि जो ये एरोप्लेन है चिड़िया नहीं है। तो आपने इसको गैर उदाहरण एग्जाम्पल दे दिया। इससे बच्चा भ्रमित नहीं होगा, बल्कि उसका जो डाउट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसको वो एग्जाम्पल और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा कि ए तो सही है लेकिन आर ए की सही आर गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चा गैर उदाहरण से भ्रमित नहीं होगा, बल्कि उसका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया कि गैर उदाहरण क्या होते हैं। उदाहरण जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, आपने एप्पल एप्पल दिखाया, सेब दिखाया, फिर वहीं पे आपने आम को दिखा दिया और कहा आपने कि जो ये आम है ये सेब नहीं है, तो ये आपका गैर उदाहरण हो गया, उसका नॉन एग्जाम्पल हो गया। ऐसे गैर उदाहरण होते हैं। तो इससे बच्चे का डाउट जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाता है, ना कि ये भ्रमित करता है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। हम लोगों ने 30 क्वेश्चन पूरे डिस्कस किए और मैंने कोशिश भी की है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक जो अधिगम के सामान्य सिद्धांत यह बताते हैं कि हर बच्चा सीखने की क्षमता रखता है। पियाजे उनकी थ्योरी में भी कहा गया है, पियाजे जो मनोवैज्ञानिक हैं आपके, वो भी कहते हैं कि बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है। हर बच्चा सीखने की क्षमता रखता है, हर बच्चा बच्चे में क्रिएटिविटी होती है। बस एज अ टीचर उसको बाहर निकालने की आपको ज़रूरत है, जो उसके में अंदर छुपी योग्यताएं हैं उनको आपको बाहर निकालने की आवश्यकता है। तो जो 30 आपका है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उनकी बारीकियों पर आएं। बच्चे को पहले संपूर्ण अवधारणा जो है उसका पूर्ण परिचय दे दें, अच्छे से उसको समझा दें, फिर बारीकी चीज़ों पे जब जाएंगे तो बच्चा और अच्छे से निचोड़ उनका समझ पाएगा। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन थे, सीडीपी का पूरा एक सेट था। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में
अगर डाउट हो रहा है तो आप लोग मैच कर लेना। ये ऑफिशियल आंसर की सीट जो सीटेड वेबसाइट है वहां से मैंने डाउनलोड किया है, तो ये ऑफिशियल आंसर की है, आप लोग मैच कर सकते हो। तो आप लोग ये बेफिक्र रहिएगा कि इसका ये ऑप्शन गलत हो सकता है या फिर ऐसा कुछ भी गलत है। जो भी आपको यहाँ से वीडियो मिलती है वो बिल्कुल सही और आपकी एनसीईआरटी ही बेस होती है, आपके सीटेड के मतलब जो आपका एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मिलती हैं। तो आप लोग ये बेफिक्र रहिए कि कुछ भी ऐसा मैं आपको नहीं बता दूंगी। तो ये पेपर 2 था, ठीक है, ये पेपर 2 था जो मैंने आप लोगों के साथ एनालिसिस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका भी एक रीज़न है कि यहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड ही सारी वीडियो मिलेंगी। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करती हूँ, और मैं शायद अगर मेरे में कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे सीटेट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है वैसे आप लोग भी क्लियर कीजिए, क्योंकि बहुत मैंने ऐसे बच्चों मतलब ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो फॉर्म अप्लाई करते हैं, उनको दो दो चार चार बार पांच पांच बार उन्होंने फॉर्म सीटेट अप्लाई किया है, इतने पैसे भी खर्च करते हैं तब भी उनका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं आपका सहयोग करूँ, इसलिए मैंने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कीजिए, क्योंकि लाइक करने से ये रहेगा मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छा कर पाऊंगी। बस बाकी कोई भी समस्या नहीं है। अगर आपका मन नहीं है तो आप मत भी करिए, कोई समस्या नहीं है। बस आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, कंटिन्यू रखिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ये पूरा एक सीडीपी का सेट था 20 जो आपका मतलब 20 अगस्त 2023 को एग्जाम हुआ था वो है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको एक बार समझ नहीं आया तो आप दोबारा देखिएगा, आपको समझ आएगा। तो फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। 30 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।